हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अस्तरदार ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि हम सादी ब्लाउज़ तो सिल लेते हैं लेकिन अस्तरदार सिलने में उन्हें परेशानियाँ होती हैं। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे आप साड़ी में ब्लाउज़ काटें और उसे स्टिच करें। तो इस तरह से पहले आपको पूरे कपड़े को प्रेस कर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे उसके सारे रिंकल्स हट जाएँ। और अब देखिए, ऑन फोल्ड फैब्रिक को अपनी तरफ रखते हुए उसके ऊपर मैंने ब्लाउज़ के पीछे के पल्ले को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। ब्लाउज़ में साड़ी के कपड़े में कटिंग करते हुए आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको पीछे के पल्ले की ही कटिंग करनी है, क्योंकि ब्लाउज़ में जो एक कपड़े का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो पीछे के पल्ले का ही होता है। तो सबसे पहले हम उसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है और अब ये गले का निशान है, ऊपर तीरे का निशान लगा लेंगे। ब्लाउज़ के पल्ले में हम साड़ी के कपड़े को थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं, जिससे जब हम वो खिंचाव आए कुछ भी उसमें प्रॉब्लम ना आने पाए। और ये देखिए, इस तरह से अब हम ठीक निशान के ऊपर उसकी कटिंग कर लेंगे। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इस निशान को भी थोड़ा सा ज़्यादा लगभग एक पैर की सिलाई जितना बड़ा काट सकते हैं, जिससे कि आपको सिलने में कोई दिक्कत ना आए। और ये देखिए, पीछे का पल्ला कट चुका है, इसे हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे। इसके बाद कपड़े को और आगे खिसकाते हुए यहाँ पर अब हम आगे का पल्ला काटेंगे, जो कि मैंने अस्तर पर पहले से ही काट के रखा हुआ है। ये देखिए, अब आगे के पल्ले को सेट करते हुए हम अपनी स्लीव को भी लास्ट की साइड में रख देंगे, क्योंकि बहुत बार स्लीव ऐसा होता है कि साड़ी के पल्ले में तो बॉर्डर की साइड ही हमें स्लीव निकालनी है, और अगर हमने पहले आगे का पल्ला निकाल लिया तो हो सकता है हमारी स्लीव छोटी पड़ जाए। इसलिए हम दोनों को ही पहले रख कर सेट कर लेंगे और देख लेंगे कि वहाँ उस जगह से हमारा स्लीव और आगे का पल्ला निकल पा रहा है या नहीं। बहुत बार गलती ये होती है कि हम योक पट्टी भी साथ में निकाल लेते हैं और बाद में बॉर्डर की साइड से हमें स्लीव का कपड़ा नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रख के देखा कि स्लीव तो आसानी से निकल जाएगी, इसलिए मैंने आगे के पल्ले को भी ऑन फोल्ड फैब्रिक अपने तरफ रखते हुए काट लिया है। और इसे हम ऑन फोल्ड फैब्रिक अपनी तरफ रख कर इसलिए काटते हैं क्योंकि अभी मैं आपको आगे दिखाकर भी बताऊंगी कि बीच के जो कपड़े हमारे बचते हैं उससे हमारी आराम से और भी पट्टी निकल आती है गला बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने आगे के पल्ले को भी काट लिया है और अभी इसकी योक पट्टी नहीं काटी हुई है। योक पट्टी वो है जो आगे के पल्ले पर नीचे की तरफ लगाते हैं, उसे हो सकता है कि आप सब कुछ और भी कहते हों। जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा, हमारे यहाँ उसे योक पट्टी कहते हैं। ये देखिए, एक तिरछी पट्टी जो आगे के पल्ले में नीचे की तरफ लगती है। अब देखिए, मैंने रख के देखा कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी आसानी से, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। और अब बॉर्डर को मिलाते हुए मैं सबसे पहले स्लीव निकालूंगी। ये देखिए, स्लीव को मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक में करके रखा हुआ है, ऑन फोल्ड फैब्रिक अपनी तरफ रखा है। ये देखिए, इसमें 1 इंच का कपड़ा करीब हमें कम पड़ रहा है, जिसे हम दूसरा कपड़ा ज्वाइंट करके पूरा करेंगे। इस तरह से अब हम स्लीव की कटिंग भी निशान लगा करके कर लेंगे। ये देखिए, अब मेरी स्लीव कट गई है और इसमें जो भी कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है उसको हम ज्वाइंट लगाएंगे। ये प्रोसेस हम सिलते समय ही कर लेंगे। और इसमें जो स्लीव में हमारा आगे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा कटता है उसे अभी नहीं काटेंगे, उसे हम जोड़ लगाने के बाद ही काटेंगे। अब मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मेरी योक पट्टी बिना जोड़ के बहुत आराम से निकल आए। और ये देखिए, साइड में इतना कपड़ा था जिसमें योक पट्टी बिना जोड़ के आराम से निकल जा रही है। तो इस तरह से मैंने योक पट्टी भी उसके ऊपर रख ली है और अब हम साइड के कपड़े से योक पट्टी को निकाल लेंगे।
बस साड़ी के कपड़े में ब्लाउज़ काटते समय यही ध्यान देना होता है कि हम क्या चीज़ कहाँ से निकालें जो हमारी बिना जोड़ के भी निकल जाए और उसे सिलने में दिक्कत भी ना हो। कम से कम जोड़ रहता है अगर ब्लाउज़ में तो वो सिलने में भी अच्छी होती है और बाद में भी उसमें खिंचाव नहीं आता या फिर फटने का डर नहीं होता है। अब देखिए मैंने मेन कपड़े से योक पट्टी भी निकाल ली है। उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि अब मेरा कहाँ पर कपड़ा ऐसा बचा हुआ है जिससे मैं अपनी स्लीव में जोड़ के लिए कपड़ा लगा सकूँ। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है जिसमें से मैं और एक पट्टी भी नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन हमें अभी बटन पट्टी के लिए भी कपड़े की ज़रूरत है। तो मैं यही सेट कर रही हूँ कि कहाँ से मैं ऐसा फैब्रिक निकालूँ कि मेरा नुकसान भी ना हो और कपड़ा भी मिल जाए। ये देखिए मुझे एक टेढ़ा कपड़ा मिल चुका है जिसको मैं आस्तीन में जोड़ूंगी। तो अब एक मुझे मिल चुका है, उसी हिसाब से मैं 3 और ले लूँगी। मुझे टोटल 4 ऐसे टुकड़े चाहिए और ये ऐसा जोड़ है जो कि आस्तीन में सिलाई करने के बाद तो नहीं दिखेगा बाहर की तरफ, लेकिन फिर भी जोड़ लगा कर सिलने में ये रहता है कि आप उसकी सिलाई करते समय आपको छोटा बड़ा फैब्रिक जो रहता है उसको सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा दूसरा कपड़ा भी वहाँ से निकल चुका है जिसकी मुझे आस्तीन पर जोड़ लगानी है। और अब मैं यहाँ से तीसरी कली निकाल रही हूँ। इस तरह से मुझे 4 कपड़े निकाल लेने हैं। और ये जोड़ के लिए हो सके तो एकदम वेस्टेज जो आपको दिख रहा हो ना कि हाँ इससे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, उसी कपड़े का यूज़ करिए। क्योंकि ब्लाउज़ में हमारे कपड़ा बहुत कम होता है जिसको कि हम बहुत आसानी से नहीं सिल सकते हैं कि कहीं से कुछ भी निकाल लिया और फिर सिल लेंगे। एट लास्ट कपड़े की ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे वो बटन पट्टी बनाने के लिए हो या फिर वो ये अपने गले की और एक पट्टी बनाने के लिए हो। तो इसलिए बचत के साथ ही ब्लाउज़ के कपड़े की कटिंग करनी होती है जिससे कि हमारी ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि साड़ी का कपड़ा हमें कहीं से नहीं मिल सकता, अस्तर एक बार गलत कट गया तो वो हमें फिर भी मिल जाएगा। अब देखिए हमारी ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ मशीन पर सिलाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम आस्तीन के ही कपड़े को जोड़ेंगे और उसे जोड़कर तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए जो चौड़ा वाला हिस्सा है, जोड़ वाले फैब्रिक का जो चौड़ा हिस्सा है उसको हमें आर्म होल की तरफ रखना है। यानी कि जहाँ से हम आर्म होल को जोड़ते हैं उधर चौड़ा हिस्सा रखना है, पतला वाला नीचे रखना है। क्योंकि ये जो मैंने स्लीव काटी है इसमें नीचे की तरफ यानी मोहरी की तरफ बिल्कुल भी कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर तो वो कंप्लीट था, सिर्फ ऊपर की तरफ ही थोड़ा चौड़ाई कम थी। पर हम सिलाई ऊपर से नीचे तक इसलिए चलाते हैं कि वहाँ से रेशे ना निकलें, धागे इधर उधर ना निकले और वो जोड़ में वापस से सब छुप जाएगा, वो हमें बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन बस हमें इसको जोड़ करके पूरे कपड़े को एक जैसा कर लेना है। ये देखिए यहाँ जोड़ लगाने के बाद हम इसको नाखून लगा लेंगे जिससे कि वो एकदम सही हो जाए। और अब ये मेरे दोनों स्लीव में जोड़ मैं लगा चुकी हूँ। और देखिए ये मैंने पीछे की तरफ के लिए क्रॉस लगा रखा है दोनों ही अस्तर के कपड़ों में कि मुझे इसमें ये वाला उल्टा है और उस दूसरे कपड़े में जो सा उल्टा है उस पर क्रॉस का निशान लगा रखा है। क्योंकि ये पूरा एक ही कलर का कपड़ा होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या उल्टा है क्या सीधा है, इसलिए एक निशान लगा लेने की ज़रूरत रहती है। बिना निशान लगाए ऐसा भी हो सकता है कि हम सिलाई करें और बाद में हमें पता चले कि अरे हमने तो सीधे कपड़े को ही अंदर कर दिया। तो इस वजह से अगर निशान लगा लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और ये देखिए पहले ये मैंने सीधा कपड़ा रखा, अब मैंने अस्तर का उल्टा कपड़ा रखा और इन दोनों को आपस में मिलाते हुए बॉर्डर के ऊपर एक पैर की सिलाई चला लेंगे। ये देखिए
दोनों आस्तीन पे मैंने एक पैर की सिलाई चला ली है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे और ऊपर टॉप स्टिच चला देंगे। ये देखिए, बॉर्डर को ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसमें एक टॉप स्टिच चला देंगे। इस तरह से टॉप स्टिच चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको चलाए बिना हमारा बॉर्डर या फिर ये आस्तीन की सिलाई जो है वो बैठती नहीं है। तो इसलिए इसमें टॉप स्टिच ज़रूर चलाएं, और जो आपने जोड़ लगाया है उस पर टॉप स्टिच चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपको पूरा बाहर की साइड से दिखेगा। इसके बाद ये देखिए, अस्तर को पूरा अच्छे से बैठाते हुए हम उसके किनारे किनारे भी सिलाई चला लेंगे, जिससे कि हमारा अस्तर का कपड़ा और जो हमारा साड़ी का कपड़ा है वो आपस में चिपक जाए। और देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने आगे का पल्ला अभी काटा नहीं है। अब मैं इसमें जोड़ लगाने के बाद ये देखिए, आगे का जो आर्म होल का निशान थोड़ा सा ज़्यादा कटता है, उसको मैं अब साड़ी के कपड़े में भी काट रही हूँ। अस्तर भी मैंने उसको पहले ही काट लिया था, क्योंकि हमें तो उसकी सेम फिटिंग चाहिए होती है, सेम कटिंग चाहिए होती है, लेकिन साड़ी का हम बाद में भी काट सकते हैं, और बाद में ही काटना चाहिए जिससे कि छोटा बड़ा ना होने पाए। तो ये मैंने दोनों आस्तीन बनाकर तैयार कर ली है। इसे हम रखेंगे साइड में, और अब सेम प्रोसेस से ही मैं पीछे का पल्ला तैयार करूँगी। ये देखिए, ये 2 डाट के निशान हैं मेरे पास, जिन्हें मैं अंदर की तरफ रखूँगी। ये मैंने रखा साड़ी का फैब्रिक सीधा, इसमें सेंटर का निशान लगाया, और फिर जिधर डाट है उसको अंदर रखते हुए सेंटर का निशान मिला करके ठीक उसी तरह हम इसमें एक पैर की सिलाई चला लेंगे। ये देखिए, एक पैर की सिलाई चलाते हुए ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें टॉप स्टिच कर देंगे। इस वीडियो में बहुत सारा कुछ मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस दिखे कि कैसे आप सिलाई कर सकते हैं ब्लाउज़ की। क्योंकि अगर कट कर दिया तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम बीच में नहीं समझ पाए। जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि कैसे अब हम स्टिच करें। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल भी इसमें जहाँ तक हो सके वीडियो को कट ना करूँ, और आपको पूरा प्रोसेस दिखे कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे होती है। ये देखिए, मैंने अब इसमें टॉप स्टिच चला ली है, और टॉप स्टिच चलाने के बाद अब डार्ट डालने से पहले मैं इसको भी आस्तीन में, जैसे मैंने साड़ी का और अस्तर के कपड़ा दोनों को पेस्ट कर लिया था, उस तरह से पेस्ट करूँगी। देखिए, इसमें स्टिचिंग में कपड़ा हिल नहीं जाए, क्योंकि ये बड़ा फैब्रिक है, और छोटा तो चलिए तुरंत हाथ से दबा करके आप सिल सकते हैं, लेकिन बड़े फैब्रिक में क्या होता है, कभी गला भागेगा, कभी आर्म होल भागेगा। तो इस वजह से हम इसको पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं भी अवेलेबल है तो आप घर में पड़ी हुई सुइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी के साथ, जिससे कि वो आपको चुभे नहीं। तो आप, या फिर आप पेपर पिन भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यू पिन ही लगाएं। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से मैंने आर्म होल पहले किया। अब ये मैं तीरे पे सिलाई चला रही हूँ, और ये गला इस तरह से फिनिश करते हुए पूरे को हम पेस्ट कर लेंगे।
देखिए, पीछे का पल्ला थोड़ा बड़ा रखने से यही हमें बेनिफिट मिलता है कि अगर हमारा अस्तर का कपड़ा थोड़ा बहुत खींच भी रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम वहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। अब सारी पिन को हटा देंगे और अब हम इसमें डार्ट का निशान लगा हुआ है जो, उसके ऊपर चलाएंगे मशीन। तो पीछे के पल्ले में डार्ट हमेशा 1 इंच की बनानी होती है, जिससे हमने जो सीधा निशान लगाया है उससे आधे इंच इधर, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, आधे इंच पर एक और निशान लगा लेंगे और उसे सीधा सीधा नहीं, सॉरी मेरा मतलब है कि टेढ़ा मिला देंगे नीचे आधे इंच के निशान से, और ऊपर जहाँ पर हमारी डार्ट ख़त्म हुई है वहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे और फिर वैसे ही टेढ़ा हम इस पर सिलाई कर देंगे। एक डार्ट बन चुकी है और अब दूसरी डार्ट में भी हम ऐसे ही आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसे टेढ़ा मिला देंगे जहाँ पर हमारी डार्ट ख़त्म हुई है। ये डार्ट लगभग 4.5 इंच की होती है। अब देखिए, स्टिचिंग के हिसाब से हमारा पीछे का पल्ला बनकर तैयार है। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इसको कट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जब पूरी फिनिशिंग दे रहे होंगे लास्ट में फिटिंग की तो उसमें ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपको इसे अच्छे से काट कर फिनिश कर लेना है। अब ये पूरी फिनिशिंग के साथ पीछे का पल्ला तैयार हो चुका है। मैंने पीछे के गले को छोटा ही बनाया है क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिगनर्स के लिए जिन्हें सिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं और उनके ब्लाउज़ का गला भागता भी है, तो वो कोशिश करें कि जो वो अपनी पहली या दूसरी ब्लाउज़ सिल रहे हों उसमें गला थोड़ा छोटा ही रखें। इसमें मैंने 6 इंच का गला रखा हुआ है। अब देखिए, मैंने आगे का पल्ला ले लिया है जिसमें मैंने डार्ट के निशान पहले से ही लगा रखे हैं और डार्ट बनाने से पहले हम इसके दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देख लेंगे। वैसे तो मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दें कि ब्लाउज़ का पल्ला जो है वो किसी उल्टे पल्ले पर आप सिलाई ना कर दें। तो ये देखिए, अगल बगल मैंने रख कर देख लिया कि हाँ इस पल्ले पर ये वाला जाएगा, दूसरे पल्ले पर अस्तर का वो कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से रख लेने के बाद मैं इसमें से एक पल्ले को साइड में उठाकर रख दूँगी और अब एक पल्ले को लेकर के इसे भी हम पूरी तरह से किनारी से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो पिन लगा करके और फिर साइड स्टिचिंग शुरू करें, क्योंकि सिलाई ऐसी चीज़ है कि अगर आपको बार बार खोलना पड़े, बार बार उसे उधेड़ना पड़े तो इरिटेशन हो जाती है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो आप वो काम शुरू से ही मत करिए कि आपको उसे उधेड़ना पड़े, आप पिन लगा करके और फिर स्टिचिंग करिए, जिससे कि एक बार में ही आपकी फिनिशिंग आ जाए। और ये देखिए, बाकी आस्तीन और पीछे के पल्ले की तरह ही मैं ये आगे के पल्ले को भी पेस्ट कर रही हूँ, अस्तर और साड़ी के कपड़े को एक साथ। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें योग पट्टी लगानी है और उसमें वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पहली डार्ट डाल रही हूँ जो कि सबसे नीचे वाली होती है जहाँ पर हम योग पट्टी ऐड करेंगे, और ये डार्ट भी हमारी 1 इंच की होती है, तो यानी कि हम इसमें भी आधी इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई का, तो आधा इधर आधा उधर दोनों मिलाकर 1 इंच हो जाएगा और लगभग 2 इंच तक हम इसे टेढ़ा निशान लगाकर स्टिच कर देंगे। अब ये हमारी बटन पट्टी के पास की डार्ट है। ये हमारी आधी इंच से थोड़ी कम होती है, लगभग आप पौने इंच पे दोनों तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी आर्म होल की डार्ट है। आर्म होल की डार्ट में बस एक पैर की सिलाई चलानी होती है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर आप इसे ज़्यादा चौड़ा पकड़ के दबा देंगे तो आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा।
और ये है साइड डार्ट। साइड डार्ट भी हमारी एक पैर की सिलाई की ही होती है। और आगे की तरफ लाते हुए हम इसे तिरछा मिलाएंगे। अब ये देखिए हमारी एक साइड की चोली बनकर तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से हम आगे की ब्लाउज़ के पल्ले का दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। अब मैं इसमें योग पट्टी लगाना पहले आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए योग पट्टी का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो हमेशा बटन पट्टी की तरफ होता है। तो इस तरह से मैं दोनों कपड़ों को रखकर सेट कर लूँगी। ये देखिए दोनों का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उस पर मैंने एक एरो का निशान बना रखा था जिससे कि मुझे भी सिलने में कन्फ्यूज़न ना हो। तो एरो के निशान को हम बटन पट्टी की तरफ रखते हुए ये देखिए मैंने क्या किया है, साड़ी का कपड़ा ऊपर रखा है और अस्तर का कपड़ा नीचे रखा है। बीच में मैंने चोली का कपड़ा रखा हुआ है। इससे क्या होगी, यहाँ पर गुम सिलाई हो जाएगी, ब्लाइंड स्टिच जिसे कहते हैं। और यहाँ से हमारे रेशे निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है क्योंकि हमने ऊपर और नीचे योग पट्टी के कपड़े को रखते हुए बीच में अपने चोली के कपड़े को रखते हुए स्टिच करी है, जिससे कि बिल्कुल भी रेशे नहीं निकलेंगे और ब्लाउज़ में बिल्कुल फिनिशिंग भी आएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फैब्रिक को आपस में सेट किया हुआ है। सबसे पहले नीचे योग पट्टी के अस्तर का कपड़ा, उसके ऊपर ब्लाउज़ का चोली का पार्ट और उसके ऊपर अस्तर ये हमारी ब्लाउज़ की योग पट्टी का पार्ट। अब ये देखिए पीछे की तरफ भी कितनी फिनिशिंग आ चुकी है और आगे की तरफ भी फिनिशिंग है। इसके ऊपर एक हम टॉप स्टिच चला देंगे। देखिए टॉप स्टिच चला दिया और अब योग पट्टी की भी 2 साइड हम सिलाई चला देंगे। साइड में चला दिया और ये नीचे की साइड चला दिया और ये हमारी बटन पट्टी के साइड में टॉप स्टिच। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ के आगे के पल्ले का एक साइड बनकर तैयार है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर देंगे, वरना फिनिशिंग देते समय फिर वो साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है अगर हम ये वाली फिनिशिंग नहीं करते हैं। ये देखिए आगे का पल्ला बनकर तैयार है, उसका एक पार्ट। अब मैंने इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पल्ला हमारा राइट हैंड साइड होता है उसमें हम बटन पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ कर लगाते हैं और इसे हम अस्तर के कपड़े से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमें दिखेगा नहीं। तो ये मैंने ली हुई है 2 इंच की एक पट्टी जिसे मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने इसे स्टिच कर दिया है। इसमें आप कोशिश करें कि सीधी पट्टी ही लें, और भी पट्टी ना लें, क्योंकि अगर और एक कपड़ा आप सिलेंगे तो वो थोड़ा सा खिंचाव देता है। और बस इस तरह से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसमें एक और स्टिच लगा दूंगी। यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। पहले काफ़ी इन सब जगहों पर तुरपाई ही हुआ करती थी, लेकिन अब आजकल सभी टेलर या सभी घर में भी सिलने वाले तुरपाई का काम ना कर कर मशीन ही चला देते हैं, क्योंकि उससे हमारा टाइम बचता है। ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा आगे का राइट साइड का पल्ला बनकर तैयार है। अब लेफ़्ट साइड के पल्ले में जो बटन पट्टी बनती है वो बाहर निकली हुई बनती है, तो इसको हम बाहर निकाल करके बनाएंगे। और ये देखिए मेरे पास थोड़ा इसमें फैब्रिक कम पड़ गया था, तो इस वजह से मैंने इसमें जोड़ लगाया है। मतलब 2 पट्टियों को मिला करके
आई पट्टी बना रहे हैं और कोशिश करें कि ऐसा ना हो, हमें जोड़ ना लगाना पड़े। पर अगर फैब्रिक नहीं है, लगाना ही पड़ेगा, तो फिर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और क्योंकि साड़ी का कपड़ा बहुत पतला है, ये एक सिल्क की महेश्वरी साड़ी है, तो इसलिए मैंने इसमें बटन पट्टी में बीच में एक अस्तर का कपड़ा भी रखकर सिला है, जिससे कि वो थोड़ा मोटा हो जाए। देखिए, अब नीचे की तरफ मैंने पट्टी को रखा हुआ है और कपड़ा ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और नीचे पट्टी पूरी खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डबल ही सिलाई कर दें उस पल्ले की तरह, ऐसा नहीं है। सिंगल कपड़ा पकड़कर आपको सिलाई करनी है, क्योंकि वो फोल्ड होकर के ऊपर आती है। ये देखिए, अब ये हमारी पट्टी फोल्ड होकर के ऊपर आई है। अब हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ कपड़ा दबाते हुए सीधी सिलाई कर देंगे, और इसी में बनेगा हमारा हुक का आई। इसको आई पट्टी कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड बनती है उसको बटन पट्टी कहते हैं, क्योंकि उसमें बटन लगते हैं और इसमें आई बनता है। इस वीडियो को मैंने इतना स्लो बनाया है कि आप आराम से ब्लाउज़ काट कर और इस वीडियो को अपने सामने रख कर सिल सकते हैं। ज़्यादा आपको पॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हमारे दोनों आगे के पल्ले तैयार हैं, और इसे हम सीधा ही रख कर एक आधे पैर की सिलाई चला लेंगे, इसमें भी गुम बखिया करने के लिए। ये देखिए, पीछे का पल्ला उल्टा रखा, आगे का पल्ला सीधा रखा, यानी कि जैसे हम ब्लाउज़ सीधी रखते हैं वैसा रखकर इसे दोनों ही शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे पलटकर एक और सिलाई लगा लेंगे दोनों ही शोल्डर्स पर, और यहाँ पर हमारी ब्लाइंड स्टिच हो जाएगी, जिससे कि रेशे नहीं निकलेंगे और आपको यहाँ इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में इंटरलॉक मशीन नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर हमें गुम बखिया करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो हम बाज़ार से स्टिच कराते हैं तो वहाँ पर तो टेलर गुम स्टिच ना करके वो इंटरलॉक कर देते हैं, तो उससे भी रेसे नहीं निकलते हैं। अब देखिए, जो थोड़ा बहुत फैब्रिक हमें ये शोल्डर के इधर उधर ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो आर्महोल की साइड हो या गले की साइड हो, उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें जोड़ेंगे आस्तीन, और ये आस्तीन या फिर स्लीव को जोड़ते समय हमें ध्यान देना है कि जो हमारा आस्तीन में पल्ला बड़ा कटता है थोड़ा सा, जैसा कि इस वीडियो में अच्छे से दिख रहा है, उसे हम आगे की तरफ रखते हैं। तो ध्यान दें कि आप आस्तीन उल्टी ना जोड़ दें। अब इसे सेंटर से पिन लगाते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, और ये पिन मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि मुझे बाद में इसे उधेड़ना ना पड़े या इसको खोलना ना पड़े। अगर आप पिन लगाकर नहीं करते हैं तो वापस से जब आप एक तरफ से सिलाई चलाते हुए आएंगे और दूसरी तरफ आपको कपड़ा छोटा बड़ा दिखेगा, जब वो छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसे खोलेंगे, दोबारा चलाएंगे, फिर वो आगे की तरफ छोटा बड़ा हो जाएगा, और ऐसा करने से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें भी रेसे निकलने लगते हैं, वो बीच बीच से उसके धागे टूट जाते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आती है, कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप सिलाई कर रहे हैं उसमें पिन लगाकर उसे अच्छे से पहले सिक्योर कर लें और उसके बाद ही सिलाई करें। और मैं कहूँगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सबसे बड़ी बखिया कर लें, जो हमारी स्टिच होती है उस पर साइड में मशीन में एक बखिया को बड़ा छोटा करने का सिस्टम होता है,
उससे आप बखिए को बड़ा कर लें, जिससे कि अगर आपको गलती हो गई है, खोलने की ज़रूरत पड़ भी रही है, तो वो फटाफट से खुल जाएगा और उससे कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए, इस तरह से आस्तीन जुड़ चुकी है और ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरी स्लीव को भी जोड़ लूँगी। दूसरी स्लीव जोड़ते समय हमारा आगे का पल्ला पहले पड़ रहा है, तो हम इसमें आर्म होल की कटिंग का जो बड़ा वाला पार्ट है उसे आगे रखेंगे। ये देखिए, और आपको इसमें सिलाई करते समय ये भी ध्यान देना है कि आप किसी भी पल्ले को ज़्यादा ना खींचें, क्योंकि आस्तीन का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बायस होता है, यानी कि औरेब होता है। तो अगर आपने उसे ज़्यादा खींच दिया तो आपके आर्म होल में रिंकल्स भी आ जाएंगे और स्लीव का पल्ला बड़ा भी हो जाएगा थोड़ा, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम फिनिशिंग कैसे दें, फाइनल स्टिचिंग कैसे करें। तो इसलिए आप दोनों को हल्के हाथों से ही सिलाई करिए, किसी भी पल्ले को खींचिए नहीं। देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया है। अब जैसे शोल्डर पर हमने सीधे सीधे रखकर सिलाई करी थी सामने की साइड से, वैसे ही हम आस्तीन को भी, यानी कि स्लीव को, नीचे के पल्ले को, दोनों को ही एक टॉप स्टिच चला लेंगे, जिससे कि यहाँ पर भी हम ब्लाइंड स्टिच कर सकें। अब देखिए, आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा होता है, हम उसको काटते ही बड़ा है क्योंकि हमें उसे फोल्ड करना होता है। पीछे तो हमारा बॉर्डर होता है जिसमें हम ब्लाइंड स्टिच कर देते हैं, लेकिन आगे के पल्ले को हम अलग से सिलाई करते हैं, तो उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी स्लीव को आपस में बराबर रखकर स्टिच कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। देखिए, आगे के पल्ले को मैंने एक पहले छोटा फोल्ड मोड़ा, उसके बाद जितना भी हुआ एक्स्ट्रा है उतना पूरा फोल्ड कर दिया और इसमें स्टिच कर दी। एकदम किनारे से ही स्टिच को चलाएं, क्योंकि अगर आप बहुत चौड़े में चला देते हैं तो अंदर जब आप फाइनल टच देंगे, उसको फाइनल सिलाई करेंगे, तो उसमें रेशे दिखेंगे। इसलिए जितना किनारे से हो सके इसे चलाएं। अब देखिए, तीरे और डॉट को मिलाते हुए हम आगे के दोनों पल्लों को जोड़ लेंगे पिन की मदद से। और शोल्डर पॉइंट से एकदम सीधा रखते हुए हम नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे उस एक्स्ट्रा फैब्रिक में जो हमें अंदर मोड़ना है। बटन पट्टी पर पिन लगा देने से हमें सही साइज़ का अंदाज पड़ जाता है कि हमें कितना अंदर की तरफ फैब्रिक मोड़ना है, वरना हम अंदाज से अगर करेंगे तो एक पल्ला छोटा एक बड़ा हो सकता है और उससे आपको फिर से स्टिच खोलनी पड़ सकती है। तो इसलिए इन दोनों को आपस में पिन से पहले सिक्योर कर दें और उसके बाद जो कपड़ा नीचे बच रहा है उस पर स्टिच लगा दें। इस जगह पर भी आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तुरपाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी आप अगर स्टिच करते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत लोगों को वहाँ पर हेमिंग ही पसंद आती है, यानी कि तुरपाई। तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर अगर आपको जैसा पसंद हो तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। सिलाई कर देने से आपका थोड़ा टाइम बचेगा।
और सिलाई करते समय ये ध्यान दें कि आपकी ये जो आपने पिन लगा रखी है ये कभी सुई के नीचे ना आ जाए। अक्सर बिगनर्स से ऐसी गलतियां होती हैं और फिर सुई टूट जाती है, फिर मशीन ख़राब हो जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। अब ये देखिए लगभग हमारी ब्लाउज़ बनकर तैयार ही है। हमें इसमें अब फिटिंग की सिलाई करनी है और गले में पाइपिंग लगानी है। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर लगभग तैयार होने ही वाला है। अब देखिए साइड की सिलाई जो हमने की थी सीधी तरफ से, उस पर हम अच्छे से नाखून लगा करके निशान बना लेंगे, जिससे कि दोनों पल्ले बराबर से हमारे सामने आ जाएं। और अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी हमारी फिटिंग वाला। तो ये देखिए स्लीव पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद ये हमारा चेस्ट पार्ट है, बस्ट पार्ट, जो कि हमारा 40 था, तो इसमें मैंने 10 पर निशान लगाया है। और उसके बाद कमर में मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया है। जो भी हमारी नाप है उसका 1/4 करते हैं और उस पर हम निशान लगा देते हैं। स्लीव में हम हाफ ऑफ राउंड स्लीव लेंगे और वेस्ट यानी कि कमर और बस्ट पॉइंट पर हम 1/4 ऑफ राउंड बस्ट और राउंड वेस्ट लेंगे। दोनों साइड ही मैंने उस तरह से निशान लगा लिया था और स्टार्टिंग और लास्ट में हम इसमें टाके मार देंगे, मशीन को थोड़ा आगे पीछे चला करके, जिससे कि वो मजबूती आ जाए। और ये देखिए लगभग पूरी ब्लाउज़ बनकर तैयार है। सबसे लास्ट का काम है कि हम इसमें गले की सिलाई करेंगे। गले पर बटन गले पर और एक पट्टी या फिर डोरी पाइपिंग से हम इसको फिनिश करेंगे। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर और एक पट्टी की सहायता से गले को फिनिश कर सकते हैं, पर मैंने इस वीडियो में आपको डोरी बना करके बताया है। अब ये देखिए ये मैंने डोरी पहले से ही बना रखी है। डोरी डालकर जो पाइपिंग बनती है इसे मैंने पहले से ही बना लिया है। ये करीब 1.5 इंच की डोरी पाइपिंग मैंने बनाई है। देखिए ब्लाउज़ में आगे की तरफ इसे इस तरह से रखते हुए हम सिलाई करेंगे। इसके लिए मैंने सिंगल प्रेशर फुट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं भी है सिंगल प्रेशर फुट तो आप डबल वाले में भी बना सकते हैं, और उसका क्या तरीका है आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें कैसे आप डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें भी आप ध्यान दें कि आपको ना डोरी की पाइपिंग ज़्यादा खींचनी है और ना ही ब्लाउज़ का पार्ट खींचना है, दोनों ही आपको नॉर्मल रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो शोल्डर का जोड़ आता है इसको हमें ध्यान देना है कि हमने आस्तीन जोड़ते समय उसको जिस तरफ रखा है तो ये गले की पाइपिंग लगाते समय भी हम उसको उसी तरफ रखें, अदरवाइज़ वो हमें शोल्डर पे गड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करते हुए पूरी ब्लाउज़ में पाइपिंग लगा लेंगे। आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि कितनी आसानी से ये पाइपिंग लग रही है, और ये सिंगल प्रेशर फुट की वजह से है। अदरवाइज़ जब एक साइड पाइपिंग की डोरी मोटी आ जाती है और हम डबल प्रेशर फुट से चला रहे होते हैं तो वो ऊंचा नीचा आता है, हमें सिलने में भी दिक्कत आती है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे लगा नहीं सकते हैं, आप डबल प्रेशर फुट से भी डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं।
और अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिसके लिए मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूँगी कि डबल प्रेशर फुट में डोरी पाइपिंग कैसे बनाएं और या फिर सिंगल प्रेशर फुट में। सिंगल प्रेशर फुट का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने उस डोरी को कट कर दिया है और ये मैं फिनिश लाइन पर आ गई हूँ। इसे हम सीधे सीधे ऐसे ही उतार देंगे। देखिए, ये हमारी डोरी पाइपिंग की एक सिलाई हो चुकी है। अब हमें इसे डबल फोल्ड करके एक सिलाई और चलानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो हमने सिलाई चला ली, ऊपर हमारी बटन पट्टी की पट्टी दिख रही है। मैं बार बार बटन पट्टी बोल दे रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। बटन पट्टी नहीं, हमारी एक और भी पाइपिंग की जो ये डोरी पाइपिंग दिख रही है, और उसके नीचे जो हमने सिलाई की है उसमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमारा गले वाले कपड़े का बढ़ जाता है, तो हमें उसे फिनिश कर देना है, उसे कट करके निकाल देना है। बहुत ही हल्का हल्का सा वो होता है, तो ध्यान देते हुए निकालें कि आपकी ब्लाउज़ में कहीं कट ना लग जाए। अब देखिए, इसमें क्या होता है, डोरी पाइपिंग लगाने में अगर हमारे गले में ज़रा सी भी झोल आ रहा है तो हम इस तरह से डोरी को खींच करके उस झोल को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है ऐसे सीधे करते समय कि उसमें रिंकल्स हैं या झोल हैं, तो आप इस डोरी को हल्का सा खींच दीजिए, और हल्का सा खींचने से वो झोल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डोरी पाइपिंग भी बहुत सही होती है ब्लाउज़ में लगाने के लिए। देखिए, मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सिलाई चला देंगे। ये देखिए, ऐसे फोल्ड किया, फिर पीछे की तरफ फोल्ड किया और उसको डबल फोल्ड कर दिया। ऐसा करते हुए हम इसको पूरा राउंड नेक फिनिश कर देंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग पर हम एक टाँका भी लगा देंगे जिससे कि वो बाद में खुल नहीं जाए, और ये डबल फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग पे हम एक सिलाई चला देंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर फुट है, तो आप बहुत ध्यान से, अगर आप एक प्रेशर फुट की दूरी रख रहे हैं तो पूरे में एक प्रेशर फुट की ही दूरी हो। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पर सिलाई टेढ़ी आ गई, फिर सीधी आ गई, फिर टेढ़ी आ गई। और अगर आप डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं तो ज़्यादातर आपकी मशीन सीधी ही चलेगी, क्योंकि उसके अपोजिट साइड में डोरी होती है, तो वो चलाते समय वहाँ से खिसकती ही नहीं है। लेकिन बिगनर्स को सिलने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि इसमें सिंगल प्रेशर फुट ही चलाएं। और अगर आपने अपनी सहूलियत के लिए औरे पट्टी जो है, डोरी पट्टी बनाने के लिए जो औरे पट्टी काटते हैं, वो बड़ी काट ली है, तो आप उसे ब्लाउज़ में फर्स्ट स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा सा छोटी कर सकते हैं, उसे कट करके निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बिगनर्स सोचते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए वो बड़ी काट लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, लेकिन उसे बाद में कट कर दीजिए। और अब ये देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी पाइपिंग लगकर तैयार है। इसके एंड में भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने शुरुआत में फोल्ड करा था। डोरी पाइपिंग में एक और ख़ासियत है कि इसे पूरी स्टिच करने के बाद जब आप ब्लाउज़ पहन कर देख रहे हैं, और तब भी अगर आपके गले में हल्का फुल्का झोल दिख रहा है, तो आप बस ये किनारे का थोड़ा सा जो हमने डबल स्टिच चलाई थी उसे खोल कर वहाँ से डोरी को खींचेंगे, तो वो सारा खिंचाव ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, मेरी ये ब्लाउज़ बनकर एकदम तैयार है। इसमें हम आई और बटन कर लेंगे, और देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लाउज़ बनकर तैयार है। इसी तरह से आप ब्लाउज़ आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।